क्या हिंदुस्तान को आज़ादी चरखा चलाने से मिल गई? यदि भारत को आज़ादी चरखा चलाने से मिली है तो फिर इन देशों में कौन चरखा चला रहा था या यहाँ अहिंसक आंदोलन कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य क्रांतिकारियों ने जो सशस्त्र क्रांति करी उससे भी एक महत्वपूर्ण प्रेशर निर्मित हुआ। यह बात भी सही है कि अन्य फैक्टर्स के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं फिर से पेशे खिदमत हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेके अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। जी हाँ, ये वो चैनल है जहाँ हम हर स्थापित सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को थोड़ा सा एंगल बदल कर देखते हैं और कईयों बार एंगल बदलने से मायने पूरे बदल जाते हैं और जो नैरेटिव चल रहा होता है वो झूठा साबित हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो अभी पिछले कुछ सालों से ज्यादा प्रासंगिक हो गया है और वो सवाल है कि क्या हिंदुस्तान को आजादी चरखा चलाने से मिल गई या अंग्रेजों के लट्ठ खाने से मिल गई? कहने का तात्पर्य ये है कि महात्मा गांधी और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन से आजादी मिली या सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य लोगों के सशस्त्र क्रांति से या जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रयासों से, और क्या हिंदू महासभा का कोई योगदान रहा या ये इस सारी भारत पाकिस्तान और अन्य उपनिवेशों की आजादी का श्रेय हिटलर को दिया जाना चाहिए? याद रखिए, हिटलर भी एक सिंगल मोस्ट फैक्टर था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को तोड़ के रख दिया था और जिसकी वजह से ब्रिटेन को भारी मात्रा में अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा लैंड लीज एग्रीमेंट के तहत, और वो चुकाने के लिए अमेरिका के साथ अटलांटिक चार्टर पर साइन करने पड़े जिसके तहत हर जनसमूह को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का वायदा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरे, ब्रिटेन का वर्चस्व खत्म हो चुका था, तो अंततोगत्वा अमेरिका के मार्शल प्लान और रशिया के बढ़ते कम्युनिज्म और अटलांटिक चार्टर का प्रेशर, इन तमाम चीजों की वजह से उसको अपने सारे उपनिवेशों को आजाद करना पड़ा। 1947 में भारत, पाकिस्तान, बर्मा अर्थात म्यांमार, श्रीलंका, सीलोन, सूडान, घाना, पैलेस्टाइन, तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के ये वो उपनिवेश थे जो ब्रिटिशर्स को छोड़ने पड़े। और उसके मूल में क्या था? यदि भारत को आजादी चरखा चलाने से मिली है तो फिर इन देशों में कौन चरखा चला रहा था या यहाँ अहिंसक आंदोलन कौन कर रहा था? तो इन सब पर आज हम विचार करेंगे। तो एक्स या भूतपूर्व ट्विटर का जो एआई है ग्रोक, जो अपने स्पष्टवादिता और सीधे शुद्ध भाषा में आंसर देने के लिए प्रसिद्ध है, उसकी मैंने मदद ली है और ये पूरी स्क्रिप्ट उसी के आधार पर बनाई गई है, क्योंकि याद रखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि आप सारा श्रेय गांधी और कांग्रेस को दे देंगे तो एक वर्ग है जो आपसे लड़ने खड़ा हो जाएगा, और यदि आप किसी भी तरीके से हिंदू महासभा के योगदान को नकारेंगे तो एक दूसरा वर्ग खड़ा हो जाएगा जो इस पूरी स्क्रिप्ट को झूठा मानेगा। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो हमारे पास 5 ऐसी पार्टी हैं जिनको आजादी मिलने का श्रेय दिया जा सकता है। नंबर 1 महात्मा गांधी और कांग्रेस, नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य क्रांतिकारी जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया, नंबर 3 मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 4 हिंदू महासभा और नंबर 5 सेकंड वर्ल्ड वॉर और जर्मनी। तो यदि हम बात करें, जी हाँ, जो मैं निष्कर्ष निकाले हैं ग्रोक से, उनके हिसाब से यदि बात करें तो ग्रोक ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर माना है महात्मा गांधी एवं पूरे असहयोग आंदोलन को। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन करे। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी कॉलोनीज में भी
विद्रोह हुए हैं, उसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स को उपनिवेश रखना महंगा पड़ता जा रहा था, उनकी झंझट बढ़ती जा रही थी। इसलिए उनको केन्या में माऊ माऊ विद्रोह हुआ, मलेशिया में कम्युनिस्ट विद्रोह हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गया था। इसलिए जो रिबेलियन फोर्सेस थी, जो आंदोलनकारी फैक्टर थे सारे उपनिवेश में, वो मजबूत हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सिरदर्द बनना शुरू किया। और चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रशिया और अमेरिका के प्रभाव में खुद बाध्य हो रही थी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए, तो यह उन पर एक नैतिक दबाव बना और उनको देना पड़ा। तो ग्रोव इसका सबसे ज्यादा श्रेय देता है महात्मा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस के आंदोलन को। सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य क्रांतिकारियों ने जो सशस्त्र क्रांति करी, उससे भी एक महत्वपूर्ण प्रेशर निर्मित हुआ। इसके अलावा 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में भी विद्रोह भड़का था, जिसके आधार पर ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि अब सेना भी उनके हाथ से निकल रही है, तो कुछ प्रभाव उसका रहा। फिर हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की। तो 1906 में मुस्लिम लीग का जब निर्माण हुआ था और 1916 में जब कांग्रेस के साथ लखनऊ पैक्ट हुआ था, तब तक मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ साथ दिया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन के बाद और 1940 में पाकिस्तान घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने केवल कांग्रेस के आंदोलन को कमजोर करने का काम किया और उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का एक बार्गेनिक चिप के तौर पर इस्तेमाल किया और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स को ही मजबूत किया। उनका शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लड़ने में योगदान था, बाद में वो उन्होंने अंग्रेजों का हाथ ही मजबूत किया है। और अब बात आ जाती है हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 में। 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स की वजह से मुस्लिमों के हितों पर ध्यान देने लगा था, वैसे वैसे हिंदू महासभा ने उसको बैलेंस करने के लिए हिंदू हित की बात करना शुरू कर दिया था। अर्थात मोटे तौर पर इनका भी शुरुआत में अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन बाद में इनका झुकाव हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ ज्यादा था। 1940 के बाद अखंड भारत की मांग के साथ हिंदू महासभा उतरी थी। तो इनका महात्मा गांधी या कांग्रेस जितना योगदान नहीं कहा जा सकता स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, ऐसा ब्रोक साहब का कहना है। जनाब ब्रोक साहब, जो कि एक एआई हैं और ट्विटर अर्थात एक्स पर उपलब्ध रहते हैं। फिर हम बात करते हैं हिटलर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को आर्थिक रूप से जर्मनी ने इतना कमजोर कर दिया था कि उनके ऊपर उनके राष्ट्रीय जीडीपी से 250% ज्यादा का ऋण था। तो उन्होंने अमेरिका से बहुत पैसे उधार लिए हुए थे और इसके अलावा सोवियत संघ और अमेरिका के प्रभाव की वजह से भी उनको कॉलोनीज को छोड़ना पड़ा और उस क्रम में शुरुआत हुई भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से और 1960 में तकरीबन 17 अफ्रीकन देश को आजाद करना पड़ा उनको। तो यह सिलसिला 1965-70 तक चलता रहा, जब सिंगापुर और छोटे छोटे तमाम उपनिवेश उनको छोड़ने पड़े। तो कहने की बात यह है कि यदि ब्रोक एआई पर यकीन किया जाए तो सिंगल मोस्ट सबसे बड़ा फैक्टर था वो था महात्मा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस का आंदोलन। लेकिन यह बात भी सही है कि अन्य फैक्टर्स के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि कोई घटना होती है तो उसके पीछे कई सारी परिस्थितियां रहती हैं, कई सारे कारण रहते हैं। किसी एक वजह से किसी देश की स्वतंत्रता मिलने जैसी या विभाजन जैसी बड़ी घटना नहीं हो सकती। तो फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपको केवल फैक्ट बता रहा हूं, निष्कर्ष आपको निकालना है। यह है हमारा चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जाती राय जरूर दें। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।